नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न मुद्दों पर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री पुलिसिंग के संबंध में वर्ष 2024 एक्शन प्लान, आगामी G20 समिट के दृष्टिगत मजबूत सुरक्षा प्लान समेत अनेक बिंदुओं पर करेंगे समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री इस मौके पर कॉमनवेल्थ खेल और वर्ल्ड पुलिस फायर गेम सहित अन्य खेलों में मेडल जीतने वाले पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित करेंगे। नई आबकारी नीति में फंसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि सीबीआई के अधिकारी आज उनके बैंक लॉकर देखने आएंगे। आपके नेता मनीष सिसोदिया उन 15 लोगों और संस्थाओं में शामिल हैं जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति के कार्यान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में दर्ज सीबीआई की एफआईआर में नामजद किया गया है। सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया के आवास समेत 31 स्थानों पर मारे छापे। सिसोदिया ने ट्वीट किया, सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे छापे में कुछ नहीं मिला, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत, जांच में मेरे और मेरे पूरे परिवार का सहयोग। केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के मामले में लगातार घिरती हुई। बीजेपी अब स्कूलों में नई कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर आक्रामक। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने चयनित ठेकेदारों को टेंडर देकर नई कक्षाओं के निर्माण में किया है भ्रष्टाचार। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 2 साल पहले सौंपी गई रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं को उजागर किया गया था। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया था कि प्रदेश में 500 नए स्कूल बनवाए जाएंगे, लेकिन अब कहा जाता है कि जो स्कूल हैं उनमें अब अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, ना कि नए स्कूल खोलेंगे। बीजेपी इस मसले पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में आईटीओ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। दिल्ली में शराब नीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने आईटीओ चौक से चांदनी चौक तक विरोध मार्च निकाला और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगा। दिल्ली सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र से आबकारी नीति पर चर्चा की मांग को अस्वीकार करते हुए भाजपा के सभी सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया था। भाजपा विधायकों ने सीवर, पानी और भ्रष्टाचार पर चर्चा कराने की मांग की, जिसके बाद सभी विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। भाजपा का कहना है कि सदन में विश्वास मत की बजाय तो कैग रिपोर्ट और शराब नीति का हिसाब देना चाहिए। दोनों दलों के नेता इस मामले में एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद आज नई दिल्ली में इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धा से जुड़ा रोडमैप जारी करेगी। ये दस्तावेज भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष के लिए दिशा निर्देश है। ये रोडमैप 2047 तक भारत के एक उच्च आय वाले देश बनने के मार्ग के बारे में मार्गदर्शन करने से संबंधित। रोडमैप का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का है। इंडिया @100 दस्तावेज परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देब्रॉय, सदस्य संजीव सान्याल और G20 के शेर अमिताभ कांत की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा की स्थिति भारत और चीन के बीच आगे के संबंधों को तय करेगी। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की शुरुआत के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, क्षेत्रीय सहयोग, संपर्क और एशिया के भीतर अंतर विरोधों के प्रबंधन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि एशिया का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि निकट भविष्य में भारत और चीन के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक पथ पर लौटने और टिकाऊ बने रहने के लिए संबंधों के 3 चीजों पर आधारित होना चाहिए: पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक हित। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि चीन की वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से आप सभी को अच्छी तरह से पता है। मैं केवल ये दोहरा सकता हूं कि सीमा की स्थिति आगे के संबंध तय करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में सहयोग समेत कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा, महासभा के अध्यक्ष ने यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। अब्दुल्ला शाहिद ने वैश्विक निकाय में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने भारत को न केवल दक्षिण एशिया के लिए बल्कि सभी शांतिप्रिय लोकतंत्रों के लिए गर्व का स्रोत बताया। मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद
ने कोरोना काल में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए भारत को दुनिया की फार्मेसी बताया। रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख रडार स्टेशन का दौरा किया। वहां उन्होंने एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली के कामकाज को देखा। ये प्रणाली नेटवर्क केंद्र की दिशा में भारतीय वायुसेना की रीढ़ और संचालन में एक प्रमुख प्रवर्तक है। राजधानी नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी पुस्तक का विमोचन किया। झारखंड में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सभी को राज्यपाल के फैसले का इंतजार। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल इस मामले पर विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। किसी भी वक्त अपने आदेश से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत करा सकते हैं। दुमका में 12वीं कक्षा की छात्रा की मौत पर झारखंड के राज्यपाल ने जताया शोक। उन्होंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का दिया आदेश। पीड़ित परिवार को तत्काल 2 लाख रुपए का अनुदान। दुमका हत्याकांड में राज्यपाल रमेश बैस ने डीजीपी और मुख्य सचिव को राजभवन तलब कर रिपोर्ट मांगी। घटना पर झारखंड की सियासत गरमाई। विपक्ष में हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दुमका की बेटी के लिए इंसाफ मांगा। भाजपा ने मुख्यमंत्री सोरेन पर इस मामले पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एसआईटी गठन कर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए मांग की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करे जो समय पर चार्जशीट दाखिल करे और फैसला समय पर आए। दुमका की घटना पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। हमारा काम रहेगा कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका प्रशासन को मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। महिला आयोग ने भी दुमका में हुई बर्बर हत्याकांड की घटना को घृणित बताते हुए झारखंड के डीजीपी से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में भाजपा के संगठनात्मक कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी 8 राज्यों की भाजपा इकाई के अध्यक्ष मौजूद रहे। गुवाहाटी में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्वोत्तर में भाजपा स्थायित्व के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पहले नहीं सोचा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में असम में सरकार बनाएंगे, लेकिन आज हम विकास को सर्वोपरि रखते हुए बार बार सरकारें बना रहे हैं। जेपी नड्डा ने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता के साथ स्थानीय आकांक्षाओं का समावेश नहीं किया, इसलिए वो लगातार सिमटती हुई और कमजोर होती चली गई। कांग्रेस के पुराने नेता इसलिए लगातार पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परिवार की पार्टी बन गई है। मौलाना नबी आजाद ने पार्टी छोड़ने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। पार्टी छोड़ने के बाद चुप्पी तोड़ते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया में आजाद ने साफ कहा कि उन्हें कांग्रेस ने पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। अब इस पार्टी को उनकी जरूरत नहीं थी। आजाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस समय कांग्रेस ऐसे लोगों से घिर चुकी है जिनको पार्टी के भविष्य से कोई मतलब नहीं और कुछ लोग लगातार कांग्रेस को खोखला करने में जुटे। आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों पर आजाद ने कहा कि पहले रमेश अपना डीएनए चेक कराएं कि कहां के हैं और किस पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी में चुनाव के सवाल पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस को स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं, लेकिन अभी भी उसका डॉक्टर कंपाउंडर है। सोनाली फोगाट के मौत के मामले में हरियाणा सरकार सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार। सरकार ने गोवा सरकार को सीबीआई जांच के लिए मंजूरी दी। हरियाणा के गृह विभाग की ओर से पत्र में सीबीआई की जांच की सिफारिश की गई है। सोनाली फोगाट हत्या मामले पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है। इस मामले की रिपोर्ट हरियाणा डीजीपी को भेज दी गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कहा कि बिहार में नीतीश कुमार राजद के साथ समझौता कर राजनीति में अपनी अंतिम पारी की शुरुआत कर चुके हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी को उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद लखनऊ पहुंचने पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय भूपेंद्र चौधरी को बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लखनऊ में कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आज बीजेपी की इस प्रदेश की बागडोर सौंपी गई है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित मुख्यमंत्री की बात पथ विक्रेताओं के साथ कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में उन्होंने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने पर दिया जोर। बिहार में इस समय सूखे की स्थिति, इस राज्य में औसत से लगभग 60% वर्षा की कमी हुई है। वहीं बिहार से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और राज्य में बाढ़ की स्थिति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसएससी घोटाले में पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर यह कह रही हैं कि यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ, मीडिया ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में कथित रूप से साक्ष्य गढ़ने के मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सिंह तलवार की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर करेगा सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने वाराणसी की जिला अदालत में 191 में दायर मूल वाद की गोपनीयता को चुनौती दी है। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार। बाढ़ की विभीषिका का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि करीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग, जो कि देश की कुल आबादी का 7वां हिस्सा है, उनको विस्थापित होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ के हालात पर जताई चिंता। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुख है। हम पीड़ितों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली की आशा भी। वहीं आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक मंडल ने सोमवार को पाकिस्तान के विस्तारित कोष सुविधा कार्यक्रम को फिर से बहाल करने को मंजूरी दी। इससे नकदी संकट से जूझ रहे देश को 7वीं और 8वीं किस्त के रूप में करीब 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। वक्त थोड़े से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव, राजनीतिकरण और पूर्व शर्त के सीरियाई लोगों को पूरे देश में बेहतर और प्रभावी मानवीय सहायता देने का आह्वान करता रहा है। मध्य पूर्व की स्थिति पर UNSC ब्रीफिंग के दौरान भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि विशेष दूत सभी पक्षों से जुड़ने और राजनीतिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए संकल्प 2254 के तहत प्रयास कर रहे हैं। इराक के एक प्रभावशाली शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को कहा कि वह राजनीति से किनारा कर सकते हैं। बगदाद के ग्रीन जोन में हफ्तों से डेरे डाले हुए अल सद्र के समर्थक भड़क गए और सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। हालात को बिगड़ता देख इराक की सेना ने कर्फ्यू घोषित किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना अपनी सीमा के अंत तक रूसी सेना का पीछा करेगी।
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि रूस पर आर्थिक आतंकवाद फैलाने का वो लगातार आरोप लगाते आए हैं। ईरान ने कहा कि वैश्विक शक्तियों को संकट में फंसे इस परमाणु समझौते को फिर से लागू करना है तो अंतर्राष्ट्रीय जो निरीक्षक हैं उनको अपनी जांच समाप्त करने के लिए कहना चाहिए। ईरान ने साथ में ये भी कहा कि ये निरीक्षक देश में अघोषित स्थानों पर मानव निर्मित यूरेनियम के अंश पाए जाने की जांच कर रहे हैं। लीबिया में सुरक्षा बलों और हथियारबंद गुटों के बीच संघर्ष में कम से कम 32 लोगों की मृत्यु हुई और 159 घायल। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरांको ने कहा कि विपक्ष को चुनाव परिणाम में लड़ने का अधिकार है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि यूरोपीय नेता गैस और बिजली के बढ़ते दामों की चुनौती को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्टार्टअप फर्म्स के लिए मिलेट चैलेंज की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 45वीं सालाना आम बैठक का आयोजन किया गया जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी नई और बेहतर सेवाएं देने के लिए 5G टेक्नोलॉजी को इस साल तक दिवाली तक लागू करने की घोषणा की है। रिलायंस रिटेल इस साल अपना दैनिक उपयोग का सामान का जो कारोबार से शुरू करेगी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निदेशक ईशा अंबानी ने आम बैठक में घोषणा की। टेक कंपनी मेटा और जियो ने जियोमार्ट को व्हाट्सएप पर शुरू करने के लिए हाथ मिलाया। इस साझेदारी से रिलायंस रिटेल के ग्राहक व्हाट्सएप पर किराने का सामान ऑर्डर कर पाएंगे। घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय आय में देश के सार्वजनिक क्षेत्र का केवल 20% योगदान जबकि कुल वेतन इस क्षेत्र का अगर देखा जाए तो लगभग 40% का योगदान है। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय तक स्थगित रही लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स फिर से करेगी संचालन शुरू। ट्रेन साल 2022-23 में भारतीय रेलवे भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत संचालन और रखरखाव मॉडल पर चलेगी। आरबीआई ने नियमों के अनुपालन में खामी के लिए 8 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। विशाखापट्टनम कोऑपरेटिव बैंक पर सबसे अधिक 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु निर्यात $25 अरब हो जाएगा। सरकार ने चीनी मोबाइल कंपनियों को भारत से अपना निर्यात बढ़ाने के लिए कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि इन कंपनियों के 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार ने ई कॉमर्स मंचों पर व्यक्तिगत वजन और माप मशीन मसलन किचन स्केल बेचने वाले 63 जो विनिर्माता हैं उनकी ई कॉमर्स मंचों पर इन उत्पादों की अनअधिकृत बिक्री के संबंध में नोटिस भेजा। नोटिस में विनिर्माताओं आयातकों और विक्रेताओं को मॉडल की मंजूरी विनिर्माण आयातक डीलर लाइसेंस वजन पैमाने के सत्यापन का विवरण उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। एसएसबीए इनोवेशन ने अपने 105 करोड़ रुपए की आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ को वापस लेने का फैसला किया। इसके साथ एसएसबीए इनोवेशन इस साल अब तक आईपीओ को वापस लेने वाली चौथी कंपनी। श्रीलंका देश की घाटे में चल रही राष्ट्रीय विमानन कंपनी का निजीकरण करेगा। यूपीए राष्ट्र ने कहा कि नकदी की कमी से जूझ रही सरकारी एयरलाइन के संचालन में अब पैसा नहीं लगा सकती। सरकार श्रीलंका एयरलाइन की खानपान और ग्राउंड हैंडलिंग इकाइयों में से प्रत्येक में 49% हिस्सेदारी बेचने की सोच रही जबकि 51% हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने के लिए नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु अधिसूचना की जारी। वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में जारी किए जा रहे आईडीपी का प्रारूप आकार पैटर्न और रंग अलग अलग था। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैनपुरी उत्तर प्रदेश में कहा कि भारत का चमड़ा उद्योग स्टार्टअप्स और उद्यमिता के विश्व स्तरीय अवसर प्रदान कर रहा है। भारत जूतों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चमड़े के वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। उन्होंने कहा कि वैश्विक चमड़े के सामान के बाजार का आकार 2022 में $424 अरब माना जा रहा है और इसके 2030 तक $744 अरब पहुंचने की उम्मीद। रोमानिया की सिमोना हालेप महिला एकल के पहले दौर में हारकर बाहर। हालेप को यूक्रेन की क्वालिफायर खिलाड़ी दारिया स्निगर ने 6-2, 0-6, 6-4 से मात दी। अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेल रही अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ आगाज किया। पहले दौर के मुकाबले में सेरेना ने मॉन्टेनेग्रो की खिलाड़ी को 6-3, 6-3 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।
एशियाई खिलाड़ी ओन्स जबूर ने भी यूएस ओपन में दूसरे दौर में बनाई जगह। जबूर ने अमेरिकी मेडिसन ब्रैंगले को 7-5, 6-2 से हराया। 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी स्टेन वावरिंका यूएस ओपन से बाहर। पहले दौर के मैच में वावरिंका को चोट के चलते खेल रोकना पड़ा। रूस के खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव ने भी जीत के साथ किया आगाज। मेदवेदेव ने पुरुष एकल के पहले दौर में मुकाबले की अगर बात की जाए तो उसमें अमेरिकी खिलाड़ी को 6-2, 6-4, 6-0 से हराया। ब्रिटेनी खिलाड़ी एंडी मरे ने भी पहले दौर की बाधा को किया पार। मरे ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी फ्रांसिस्को सेरेंडोलो को 7-5, 6-3, 6-3 से हराया। ग्रीस के खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास ने उलटफेर के शिकार हुए। यूएस ओपन के पहले दौर में चौथी वरीयता प्राप्त सित्सिपास को हार का मुंह देखना पड़ा। डुरन कप में सोमवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई सिटी ने राजस्थान यूनाइटेड को 5-1 से हरा दिया। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में ओडिशा एफसी और सुदेवा दिल्ली आमने सामने। इस एक तरफा मैच में ओडिशा ने दिल्ली को 3-0 से मात दी। एशिया कप में आज होने वाले मुकाबले में अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। शारजा में होने वाला ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। बांग्ला सिल्वर स्क्रीन के दिग्गज अभिनेता प्रदीप मुखर्जी का आज कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। प्रवीण सत्तारू के निर्देशन में बन रही किंग और अक्कीनेनी नागार्जुन की फिल्म द गोस्ट का पोस्टर रिलीज। आज नागार्जुन को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए निर्माताओं ने किया पोस्टर जारी। फिल्म 100% का टीजर किया गया जारी। इस फिल्म में शहनाज गिल, जॉन इब्राहिम, नोरा फतेही, रितेश देशमुख अहम भूमिका में। फिल्म अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हड्डी को लेकर चर्चा में। हड्डी में नवाजुद्दीन दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में नवाजुद्दीन एक महिला और एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाएंगे। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा द कपिल शर्मा शो के नए सीजन के साथ वापस आ गए हैं। कपिल शर्मा ने बर्मिंघम 2022 की गोल्डन गर्ल्स के साथ तस्वीरें साझा की। बॉलीवुड अभिनेत्री गौहर खान की आने वाली वेब सीरीज शिक्षा मंडल का ट्रेलर रिलीज हो गया। इस सीरीज में गौहर के अलावा गुलशन देवैया और पवन राज मल्होत्रा भी नजर आएंगे। शिक्षा मंडल 15 सितंबर को रिलीज होगी। जुबिन नौटियाल का नया गाना मीठी मीठी रिलीज हो गया। जुबिन नौटियाल का गीत मीठी मीठी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया। बॉलीवुड अभिनेता सनी कौशल आगामी सस्पेंस थ्रिलर चोर निकल के भागा में यामी गौतम के साथ दिखाई देंगे, जिसे नेटफ्लिक्स द्वारा रोल आउट किया गया। एंटरप्रेन्योर अमित भाटिया अब फिल्म निर्माता बन गए हैं, जिनकी फिल्म का निर्देशन जी अशोक करेंगे। अमित भाटिया की पहली फिल्म अक्टूबर के पहले सप्ताह तक तौर पर आने की उम्मीद। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।